हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं समुद्र विज्ञान ओशियन ज्योग्राफी पार्ट 1 में आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, या आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस विद्वान ने महासागरों के लिए मेरे शब्दावली का या नामावली का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है पाइथस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है सेनेका और ऑप्शन डी है स्ट्रेबो। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, हेरोडोटस ने महासागरों के लिए मेरे शब्द का प्रयोग किया था या नामावली का प्रयोग किया था। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष को समुद्र विज्ञान का जन्म वर्ष के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस वर्ष को समुद्र विज्ञान का जन्म वर्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1852 और ऑप्शन डी है 1872। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। 1872 को मुख्य रूप से समुद्र विज्ञान का जन्म वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी समय चैलेंजर अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसे आधुनिक समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स थॉमसन, ऑप्शन बी है एडवर्ड हॉब्स और ऑप्शन सी है जॉन मरे और ऑप्शन डी है चार्ल्स विविले थॉमसन। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, जॉन मरे को आधुनिक समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पहला समुद्री उपग्रह कौन सा है जिसे जिसे 1978 में प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, पहला महासागरीय या समुद्री उपग्रह महासागरीय उपग्रह कौन सा है जिसे 1978 में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है सी सेट ए, ऑप्शन बी है सी सेट बी, ऑप्शन सी है सी सेट जी और ऑप्शन डी है सी सेट सी। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, सी सेट ए जो है प्रथम महासागरीय उपग्रह है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितना है? ऑप्शन ए 3800 मीटर, ऑप्शन बी है 3900 मीटर, ऑप्शन सी है 4000 मीटर और सॉरी 38, ऑप्शन ए 3800 मीटर, ऑप्शन सी है 3900 मीटर और ऑप्शन ऑप्शन बी है 3900 मीटर, ऑप्शन ऑप्शन सी है 4000 मीटर और ऑप्शन डी है 4200 मीटर। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 4200 मीटर जो है प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
ओशनोग्राफी फॉर जोग्राफर्स नामक पुस्तक किस विद्वान का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी तक ये कहीं नहीं पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ओशनोग्राफी फॉर जोग्राफर्स ओशनोग्राफी फॉर जोग्राफर्स नामक पुस्तक किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है CAM किंग, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है जे प्राउडमैन और ऑप्शन डी है जॉनसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए CAM किंग का है, ओशनोग्राफी फॉर जोग्राफर्स। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से यह किस विद्वान का मत है कि समुद्र विज्ञान का विकास वर्तमान युग में हुआ है किंतु इसकी उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है हर्डमैन, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है जे प्राउडमैन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हर्डमैन ने कहा था। ठीक है, हर्डमैन कहा था समुद्र विज्ञान का विकास वर्तमान युग में हुआ है किंतु इसकी उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चैलेंजर अभियान के दौरान किए गए विश्लेषण के आधार पर समुद्री जल में लवण कितने सॉरी समुद्री जल में कुल कितने प्रकार के लवणों का पता लगाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 47 और ऑप्शन डी है 48। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 47 लवणों का पता लगाया गया था समुद्री जल में। ठीक है, जिसको डिटमार महोदय ने, ठीक है, डिटमार महोदय ने चैलेंजर अभियान के दौरान समुद्री जल में 37 प्रकार के लवणों का पता लगाया था डिटमार महोदय ने। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के सतही जल की औसत लवणता कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 36। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 34 है। संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध की जो औसत लवणता है वो है 34 है, तो आपको ध्यान रखना है। और दक्षिणी गोलार्ध की लवणता अधिक है, वो है आपका 35 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न विद्वानों में से किस विद्वान ने वायुमंडल की भांति महासागरों को दो मंडलों स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेपोस्फियर में विभक्त किया है? ठीक है, महासागरों को दो मंडलों में ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में विभक्त किया है। ऑप्शन है देफा, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है डिटमार और ऑप्शन डी है सेनाका। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए देफा ने वायुमंडल की भांति मुख्य रूप से महासागरों को दो मंडलों में ट्रोपोस्फियर एवं स्ट्रेटोस्फियर में विभक्त किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने लाता रहूँगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चतुष्फलकी परिकल्पना का सबसे बड़ा समर्थक कौन था या कौन है? ठीक है, ऑप्शन है ELD ब्लूमंट, ऑप्शन बी है ग्रेगरी, ऑप्शन सी है FB टेलर और ऑप्शन डी है वैगनर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी ग्रेगरी सबसे बड़ा समर्थक थे चतुष्फलकी परिकल्पना का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और चतुष्फलकी जो परिकल्पना है ग्रीन महोदय का है। ठीक है,
और ये प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा समर्थक कौन था। भविष्य में आपको जरूर पूछे जाने की संभावना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चतुष्फलक की संकल्पना के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से यह किसका कथन है कि धरातल के 70.2% भाग पर जल और 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन है क्रूमेल, ऑप्शन बी है ए पी टूजिलो, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है जॉन मरे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए क्रूमेल ने यह कहा था। ठीक है, क्रूमेल ने यह कहा था। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, समान रूप से महासागरों की समान रूप से मग्न तटों की औसत चौड़ाई कितने किलोमीटर तक होती है? समान रूप से मग्न तटों की औसत चौड़ाई जो होती है कितने किलोमीटर तक होती है? ऑप्शन है 45 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 46 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 47 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 48 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 48 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कहाँ पर सबसे अधिक मग्न तट चौड़ा देखने को मिलेगा? ऑप्शन है गंगा के मुहाने के पास, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी के मुहाने के पास, ऑप्शन सी है कामेरी नदी के मुहाने के पास और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी के मुहाने के पास। तो दोस्तों इन चारों में से सबसे अधिक मग्न तट जो चौड़ा है वो है नर्मदा नदी के मुहाने के पास, ऑप्शन डी ये आपका सही है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पश्चिमी तट है वहाँ पे मग्न तट अधिक चौड़ा देखने को मिलते हैं, जबकि पूर्वी तट पे मग्न तट की चौड़ाई है वह कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न ढाल का औसत ढाल कितना होता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल का औसत ढाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 5 होता है, 5 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने महासागरीय कैनियन का निर्माण कई क्रमिक ग्रावेन के कारण बताया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है डाना, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है डी एंड्राडे और ऑप्शन डी है बूचर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी डी एंड्राडे। इन्होंने कहा था कि कैनियन का जो निर्माण होता है कई क्रमिक ग्रामीण के मिलने के कारण होता है, या के कारण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न, निम्न से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है? एक साइड गर्त है, एक और महासागर है। स्वायर गर्त प्रशांत महासागर, ये सही सुमेलित है। रोमांसे गर्त अटलांटिक महासागर, ये सही सुमेलित है। प्लेनेट गर्त आपका प्रशांत महासागर, ये सही सुमेलित है। नेरो गर्त हिंद महासागर, ये सही सुमेलित नहीं है। नेरो गर्त जो है आपका दोस्तों ये भी आपका प्रशांत महासागर में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा, ये जितने भी है प्रश्न बहुत ही अच्छे कलेक्शन है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कर रहा है, चपटे शिखर वाले वितली ज्वालामुखी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? चपटे शिखर वाले वितली ज्वालामुखी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ज्वालामुखी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है सागर टीला, ऑप्शन सी है सागर टेकरी और ऑप्शन डी है गियोट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी गियोट कहा जाता है। ठीक है, यह चपटे होते हैं और जल में डूबे होते हैं तो इनको गियोट कहा जाता है। जब यह सागर के ऊपर होते चपटे नहीं होते हैं तो इनको समुद्री टीला या ज्वालामुखी पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित कटक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चैलेंजर कटक, ऑप्शन बी है विविल टॉमसन कटक, ऑप्शन सी है डॉल्फिन कटक और ऑप्शन डी है मध्य अटलांटिक कटक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी डॉल्फिन कटक कहते हैं, और दक्षिण में जो स्थित होता है उसको चैलेंजर कटक कहा जाता है। जो ग्रीन आइसलैंड के जो दक्षिण में ग्रीनलैंड के पास में स्थित होता है या उसके आसपास, उसको विविल टॉमसन कटक कहा जाता है, और ये सभी जो है ये मध्य अटलांटिक कटक के भाग हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। इस भाग का हम देखेंगे आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न। किसने मध्य प्रशांत महासागर में समानांतर द्वीप श्रृंखलाओं को ओशनियाड्स का नाम दिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आगामी एग्जाम में। किसने मध्य प्रशांत महासागर में समानांतर द्वीप श्रृंखलाओं को ओशनियाड का नाम दिया है? ऑप्शन ए स्वेस, ऑप्शन बी है डेली, ऑप्शन सी है डाना और ऑप्शन सी है डाना और ऑप्शन डी है जॉन मरे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए स्वेस ने कहा था। ठीक है, स्वेस ने मध्य प्रशांत महासागर में जो समांतर द्वीप श्रृंखलाएं हैं उनको ओशनियाड के नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, और अपनी तैयारी को इसी तरह अच्छे से बनाइए, मेरे टेस्ट सीरीज को रेगुलर आप देखते रहिए और अदर भी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और मेरे टेस्ट सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि जो मेरा टेस्ट सीरीज होता है किसी एक बुक से नहीं होता, जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं स्टैंडर्ड बुकों से होता है। किसी या हम किसी जैसे कि घटना चक्र हो गया, यूथ कंपटीशन हो गया, इससे मैं नहीं लेता हूँ। जैसे कि डी एस लाल हो गए हैं, सविंदर सिंह हो गए और बीसी जाट सर हो गए हैं, ठीक है, माजिद हुसैन सर हो गए, इनके बुकों से मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट करता हूँ जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। तो एटर से इन्हीं से बुकों से भी ये प्रश्न बनते भी हैं। ठीक है, तो आप पढ़ें अच्छे से और अपनी तैयारी को अच्छे बनाइए, और जिस तरह से मैं मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को कलेक्शन कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है RK Geo World 0.2 से आप जरूर जुड़ें, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और अच्छा वीडियो लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट में आपके लिए जल्द ही उपस्थित लेकर रहूँगा। ठीक है, जल्द ही लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा, जो इसमें 20 प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, जिसमें बेहतरीन 20 प्रश्न ही होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।